एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एसएससी एक्सपर्ट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो संविधान सभा और संविधान निर्माण की हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग जो समझने का प्रयास करेंगे वो आप लोग के यहाँ पर पीवाईक्यूज यानी कि पिछली एग्जाम्स के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ आप लोग की जो यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था की जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब एम लक्ष्मीकांत जो चलती है उसका भी निचोड़ यहाँ पर इस सेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। ताकि इस बुक को तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा जटिल सा लगता है, इसकी लैंग्वेज ही हमें जटिल से लगती है। जो विद्यार्थी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए ये क्लास बहुत ही कारगर साबित होगी। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को सारा निचोड़ इस सेशन में यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोग के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप लोग के क्या पूछा है देखिएगा और आंसर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोग को। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हम लोग को आंसर करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि मूल भारतीय जो संविधान है इसका हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा सुलेख में लिखा गया था। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि शांति निकेतन के कलाकारों जिनमें नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, इन्होंने मूल संविधान को सजाया और सुशोभित किया। तो कौन से स्टेटमेंट सही है देखने का प्रयास करें। सबसे पहले बात की गई आप लोग की कि क्या हमारा जो यहाँ पर मूल संविधान है इसका जो हिंदी संस्करण है वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा सुलेख शैली में लिखा गया। तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा सुलेख आप लोग के किया गया था। लेकिन प्रश्न को ऐसे ना देकर ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पर आप लोग के जो हिंदी संस्करण है यानी कि आपके मूल संविधान का हिंदी में जो अनुवाद किया गया ये किसके द्वारा किया गया। अब देखो दो प्रश्न आपके सामने हो गए। अगर यहाँ पर बात कर रहा है कि सुलेखित किसके द्वारा किया गया यानी कि लिखा किसके द्वारा गया, तो वो तो लिखने वाला कौन है, बसंत कृष्ण वैद्य। जबकि यहाँ पर कहे कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो याद रखिएगा घनश्याम गुप्ता। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर इन्हीं कंफ्यूजन में रहते हैं कि तीन नाम आप लोग पढ़ते हो हिंदी के लिए। एक पढ़ते हो घनश्याम गुप्ता, क्या नाम पढ़ते हो, घनश्याम गुप्ता आप लोग पढ़ते हो। घनश्याम गुप्ता के अलावा हम लोग बात करें तो एक नाम पढ़ते हो आप लोग क्या, सुंदरलाल। एक नाम क्या भी पढ़ते हो, सुंदरलाल भी आप लोग पढ़ते हो, सुंदरलाल। वहीं अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को एक नाम देखने को मिलता है क्या, वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। तो तीनों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं ताकि हमारा विद्यार्थी अगर यहां पर पढ़ रहा है तो वो किसी प्रकार से यहां पर गलती ना करें और वो यहां पर एसएससी का एक्सपर्ट बन के ही निकले। बिल्कुल आसान है आपके यहाँ पर एसएससी। इधर देखिए हम लोग तो यहाँ पर घनश्याम गुप्ता की जब बात करें तो घनश्याम गुप्ता जो है आप लोग की यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। क्या है, हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग की तो यहाँ पर बात जब करते हैं वसंत कृष्ण वैद्य की, तो वसंत कृष्ण जो वैद्य है ये आप लोग के इसको सुलेखित यानी इसको लिखने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो सुलेखित करने वाले हैं कौन आप लोग की, हिंदी में सुलेखित करने वाले, हिंदी में क्या करने वाले, सुलेखित जो करने वाले हैं वो कौन है आप लोग की, तो यहां पर याद रखिएगा वो है आपके वसंत कृष्ण वैद्य। और हिंदी के अंतर्गत ही नाम लिया जाता है किसका, आप लोग के यहाँ पर सुंदरलाल का भी। लेकिन दोनों प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनते हैं तो दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बात क्लियर हुई। आगे देखिए हम लोग, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल कटाकटक होगा। वहीं दूसरा था आप लोग की कि यहाँ पर नंदलाल बोस और आप लोग के राम मनोहर सिन्हा जी, इन्होंने क्या हमारे भारतीय जो संविधान है इसको सजाया है। तो बिल्कुल जी हाँ, जब भी नाम पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर चित्रकारी का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो चित्रकारी का जो कार्य किया गया वो आप लोग के राम मनोहर सिन्हा जी और आप लोग के नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। और जब दोनों ही नाम ऑप्शंस में दे रखे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, नंदलाल बोस। यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही। यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही हैं। तो करेक्ट जो आंसर है वो आप लोग का कौन सा होगा ललाओ, तो टिक लगा लीजिएगा। हमारा यहाँ पर आप लोग के दोनों ही ऑप्शन यानी एक और दो दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन बी या सी जो लिख रखा है हमारे ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ललाओ, करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से और क्या प्रश्न पूछा है देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी।
इन महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पहली बात तो इन महिलाओं का जो सारा खेल है, इस खेल को हम लोग यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में, किसमें, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा और संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी आप लोग की, प्रथम बैठक, इस प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? प्रथम बैठक में कुल महिला, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कुल महिला। यहां पर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा लालाओ, देखो यहां पर दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा आप लोग की कि यहां पर संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं, हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं, करने वाली महिलाएं कितनी थी? करने वाली महिलाओं की संख्या वाली महिला कितनी थी? ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनेगा? तो यहां पर आप लोगों से प्रश्न बन जाएगा और भी यहां पर क्या कि आपके संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? संविधान सभा और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? सभा में शामिल कुल महिला, शामिल कुल महिला, कुल महिलाओं की बात कर सकता है। इसके अलावा और क्या प्रश्न कर सकता है भाई? तो यहां पर आपका एग्जामिनर और प्रश्न कर सकता है आप लोगों से क्या कि यहां पर संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? यानी कि संविधान सभा की हम लोग बात कर रहे हैं और संविधान सभा में, संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं का नेतृत्व का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वहीं आप लोगों से इसके अलावा भी प्रश्न बन सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? यानी कि एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम पूछा जा सकता है, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब एकमात्र मुस्लिम महिला पूछे तो यह भी प्रश्न बन जाएगा कि एकमात्र दलित महिला कौन सी थी? एकमात्र दलित महिला का नाम भी पूछा जा सकता है, एकमात्र दलित महिला, दलित महिला कौन थी संविधान सभा में? ये सारे नाम आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक भी प्रश्न हम लोग को गलत नहीं करना और इन महिलाओं के प्रश्न है, इनके अलावा आप लोगों के बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए, आपकी पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? तो हमें याद रखना है गुरुजी, संविधान पर जो हस्ताक्षर किए वो 8 महिलाओं के द्वारा किए गए। कितनी महिलाओं के द्वारा? 8 महिलाओं के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो पहली बैठक में 10 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? तो याद रखिएगा 10 महिला यहां पर शामिल थी, 10 महिला, याद रहेगा। वही हम लोग देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका कि संविधान सभा में शामिल कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाएं जो शामिल हुई थी वो आप लोग की यहाँ पर 15 महिला शामिल हुई थी। कितनी महिला शामिल हुई थी? 15 महिला, ये भी बात ध्यान रखनी है। वही अगला प्रश्न कि संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महिलाओं का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था आप लोग की बेगम एजाज रसूल के द्वारा। सॉरी, महिलाओं के नेतृत्व की बात की जा रही है, तो भाई पहले तो हम लोग बात करेंगे संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व हंसा मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हंसा मेहता के द्वारा। भाई हंसा मेहता, हंसा मेहता का नाम याद रखेंगे, ठीक है। वहीं आप लोगों से कहे कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो हमें याद रखना है बेगम एजाज रसूल आप लोग की संविधान सभा में एकमात्र महिला थी। जो कौन थी? मुस्लिम महिला। वहीं आप लोगों से पूछे एकमात्र दलित महिला कौन हो जाएगी? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा यहां पर कौन सी? दक्षायणी। कौन सी? दक्षायणी, या फिर सुना होगा दक्षायणी। ये आप लोग की एकमात्र दलित महिला शामिल थी। तो मुस्लिम महिला का नाम भी लिख दो, बेगम एजाज रसूल। क्या नाम लिखोगे? बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल, ठीक है। तो ये महिलाओं के सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आप लोग के खत्म कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा लालाओ? तो आप लोग की क्या पूछा था कि यहाँ पर संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल कितनी महिलाएं थी भैयाओ? तो याद रखना है 15 महिलाएं आप लोग की शामिल थी। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया है।
तो क्या अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि कौन संविधान सभा में महिला शामिल नहीं थी? यानी कि 15 महिलाओं के नाम याद है तो इस प्रश्न का आंसर कर पाओगे। यानी कि आप लोगों से ये कह दिया जाए कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन महिला है वो शामिल नहीं थी, 3 नाम दे देगा इन 15 में से और एक नाम कोई और डाल देगा। यानी कि अगर हमें ये 15 महिलाओं के नाम याद है तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिएगा ये 15 महिलाएं कौन कौन सी आप लोग की, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बात करें आप लोग, ये 15 महिलाएं आप लोग को दिख रही होंगी, ये 15 महिलाओं ने भाग लिया था आपके संविधान सभा में। जैसे कि हम लोग बात करें आप लोगों से, तो आप लोगों को दिख रही होगी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से संबंध रखती थी। वहीं बात करें बेगम एजाज रसूल या एजाज रसूल, इसी का नाम है, ये संबंध रखती थी यूपी से। ये आप लोग की प्रथम मुस्लिम या एकमात्र मुस्लिम महिला भी है। वहीं बात करें सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू का संबंध आता है बिहार से। आपको याद होगा भारत के अंतर्गत किसी राज्य से बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। वही बात करें कमला चौधरी, इनका संबंध आता है यूपी से। विजय लक्ष्मी पंडित, इनका भी संबंध आता है यूपी से। मालती चौधरी उड़ीसा से। दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से, जो कि एकमात्र दलित महिला शामिल थी संविधान सभा में। जी दुर्गाबाई, जो कि संबंध रखती थी आप लोग की मद्रास से। वहीं हंसा मेहता, जो संबंध रखती थी बंबई से। आपकी राजकुमारी अमृता कौर, जो संबंध रखती थी आपके मध्य प्रांत से। वहीं बात करें आप लोग की यहाँ पर रेणुका राय, जो कि संबंध रखती थी पश्चिम बंगाल से। वहीं बात करें लीला राय, जो कि संबंधित थी आपके पश्चिम बंगाल से। वहीं बात करें आप लोग की एनी मस्कनी की, जो कि त्रावणकोर से संबंधित थी। वहीं बात करें आप लोग की यहाँ पर पूर्णिमा बनर्जी की, जो यूपी से संबंधित थी। और लास्ट महिला की बात करें तो आप लोग की अम्मू स्वामीनाथन, जो कि आप लोग की मद्रास से संबंधित थी। गुरुजी आपने बता तो दिया कि ये 15 महिलाएं शामिल थी, लेकिन सवाल तो ये है कि इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि 15 महिलाएं हमें याद होनी चाहिए। गुरुजी यहाँ तो बोर्ड है, आपने दिखा दी ये महिलाएं, ठीक है देख ली हम लोगों ने, लेकिन याद इस खोपड़ी में कैसे रखें? और इसलिए तो आप लोग को एक्सपर्ट बनाना है यहाँ पर, इसलिए तो एसएससी का एक्सपर्ट बनाना है। ऐसे नहीं बनोगे। और आपके लिए गब्बर ट्रिक लेकर आया हूं, जो आप लोग को यहाँ पर इन 15 महिलाओं को एक बार में ही याद करवा देगी। एक दो बार हम लोग रिवाइज करेंगे उस ट्रिक को, तो आपको ये याद हो जाएगी। तो क्या बता दी जाए आप लोगों को ट्रिक? तो आ जाओ जल्दी से यहाँ पर गब्बर ट्रिक की तरफ। क्या है आप लोग के लिए इन महिलाओं को याद करने की गब्बर ट्रिक? तो सुनना ध्यान से और एक बार रिपीट करना साथ साथ, इसके बाद एक दो बार यूज करोगे तो ये चीज याद हो जाएगी कि अरे ओ शांभा, अम्मू और दुर्गा हंस हंस कर अमृत पी रही है। रेणु कमला लीला मालती के साथ पूर्णिमा की रात सरोज और सुचेता की विजय का जश्न मना रही है। तभी बेगम बोली, दक्षा अब एनी को भी बुला ले, क्या करना है? संविधान लिखना है। तो यहां पर आप लोग की अगर ये 2-4 बार आप लोगों ने बोल लिया तो हमें ये सारी चीजें हैं, यानी कि 15 महिलाओं के जो नाम है वो याद हो जाएंगे। यानी कि अम्मू, आप लोग की अम्मू से क्या बना लोगे? अम्मू स्वामीनाथन। दुर्गा से बना लोगे दुर्गाबाई देशमुख। हंस से बना लोगे हंसा मेहता। अमृत से बना लोगे राजकुमारी अमृत कौर। आपके रेणु से बना लोगे रेणुका राय। आपकी कमला से बना लोगे कमला चौधरी। लीला से बना लोगे लीला राय। मालती से बना लोगे मालती चौधरी। वहीं पूर्णिमा से बना लोगे पूर्णिमा बनर्जी। सरोज से बना लोगे सरोजनी नायडू। सुचेता से बना लोगे सुचेता कृपलानी। वहीं आप लोग विजय से बना लोगे क्या? विजय लक्ष्मी पंडित। एनी से बना लोगे एनी विशेंट आप लोग यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करें एनी मस्करीन बनाना है, विशेंट मत बना देना। वहीं आप लोग की बेगम से क्या बना दोगे? बेगम एजाज रसूल। दक्ष से क्या बना लोगे? दक्षयानी बेलायुधन। और एनी का मैंने आपको बता दिया एनी मस्करीन। इस प्रकार से हम लोग ये 15 महिलाएं उनको याद कर सकते हैं। तो पसंद आई हो ट्रिक तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे देखिए हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आप लोग को करना है। क्या करना है? ये कथन दे रखे हैं, इनको वापस पढ़ना है अच्छे से और फिर आंसर करने का प्रयास आप लोग को कर देना है। यहाँ पर जब हम लोग बात करें आप लोग की, तो क्या ध्यान रखोगे? पहला आप लोग की स्टेटमेंट है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है वो 389 थी। दूसरी बात कर रहा है कि इनमें से 93 सदस्य वो देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व करते थे। और कहा है कि दोनों में से कौन से कथन सही है। चलो आओ यहाँ पर हम लोग बात करें आप लोगों से कि यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग की संविधान सभा की सारी चीजों को यहाँ पर याद करने का क्या करते हैं? प्रयास आप लोग के साथ करते हैं, ताकि संविधान सभा है वो आप लोग को यहाँ से अच्छे से याद हो जाए। संविधान सभा से कोई सा भी प्रश्न पूछेगा फिर आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए।
हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा। आप लोग को याद होगा कैबिनेट मिशन भारत आया है। और कब आया है कैबिनेट मिशन? तो आपको याद आना चाहिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ गया था। अब भारत आ गया ये, तो भारत आकर क्या करेगा भैया? क्यों आया है? यहाँ की शासन व्यवस्था को देखने के लिए आया है। और आपको याद रखनी है डेट 16 मई। कौन सी डेट? 16 मई 1946 के दिन। कब? 16 मई 1946 के दिन इस कैबिनेट मिशन के द्वारा इस संविधान सभा का प्रारूप है वो यहाँ तैयार कर दिया गया। अब संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया तो भाई इसमें आदमी लेंगे कि जानवर लेंगे? तो गुरुजी आदमी लेंगे, जानवर क्यों लेंगे यहाँ पर? तो भाई आदमी लेंगे ना, तो आदमी लेंगे तो कितने आदमी लिए बताओ शांभा जल्दी से। तो यहाँ पर कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई कितनी? तो हमें याद रखनी है गुरुजी 389। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। दूसरा प्रश्न आपके माइंड में जाएगा कि गुरुजी इन्होंने 389 का ही आंकड़ा क्यों लिया? ये 400 ले लेते, ये 500 ले लेते, ये 300 ले लेते, ये 389 ही क्यों? क्या कोई इनका लकी नंबर तो नहीं था कहीं? अरे नहीं लालाओ, यहां पर इनका लकी नंबर नहीं था। यहां पर जो 389 सदस्य संख्या निर्धारित की है वो यहां पर जनसंख्या के आधार पर की है। यानी कि यही हम लोग नोट लगाएंगे साथ साथ। बिल्कुल बाद का काम नहीं, बाद का काम शैतान का काम होता है, हम तो साथ साथ काम करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर संविधान सभा की सदस्य संख्या किस आधार पर ली गई? तो आधार था आप लोग की जनसंख्या। क्या था आधार? सीधा यहां पर लिख देना कि आधार जो था वो क्या था? जनसंख्या थी भाई। क्या थी? जनसंख्या। ये बात जरूर आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ो। अब 389 सदस्य लेंगे हम लोग, तो यहां पर 389 सदस्य लिए हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का भी आधार क्या था? तो याद रखिएगा 10 लाख पर। कितने लाख पर? 10 लाख पर एक व्यक्ति हम लोगों ने संविधान सभा में शामिल किया था। कितने लाख पर? 10 लाख पर एक व्यक्ति को हम लोगों ने क्या किया था? शामिल किया था। अब यहां पर 389 लेने हम लोगों को, 389 लेने 10 लाख की जनसंख्या पर एक लेना है। अब यहां 10 लाख आप लोग के सदस्य बैठे हुए हैं। कितने सदस्य बैठे हुए हैं? 10 लाख। अब इनमें से एक को कैसे पकड़े हम लोग कि भैया इसको उठाकर ले आएंगे? हाँ, ऐसा तो कर नहीं सकते। अब क्या करें? तो यहां पर कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? यहां पर कहा कि हमारे यहाँ है ना भारत के अंतर्गत कैसे शासन चल रहा है ये। तो यहां पर इनको दिखाई दे रहा था कि यहां पर 2 टाइप का शासन है। 2 टाइप का शासन गुरुजी, कैसे 2 टाइप का है बताओ भाई। तो यहां पर देखो, कुछ जगह पर तो हमारा राज है यानी कि ब्रिटिशों का राज है, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र है। और कुछ जगह देशी रियासतें हैं जो यहाँ पर राज कर रही है। यानी कि मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ जगह पर तो क्या है? ब्रिटिश क्षेत्र है। क्या है? ब्रिटिश क्षेत्र। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या भी है? तो यहाँ पर देशी रियासतें भी है। क्या भी है? देशी रियासतें। ठीक बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या भी है? देशी रियासतें भी शामिल है। ठीक है गुरुजी, ये तो है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे क्या है कि अंग्रेज शासन कर रहे हैं कुछ जगह पर तो, और कुछ जगह पर हमारे राजा महाराजा हैं। 2 टाइप का शासन चल रहा है। अब यहाँ पर जहां देशी रियासत है वहां तो राजा होंगे, और जहां आप लोग की ब्रिटिश क्षेत्र है वहां अंग्रेज लोग होंगे। ठीक बात। अब देशी रियासतें हैं, वहां क्या राजा महाराजा इलेक्शन करने देंगे क्या? नहीं ना। यहां तो इलेक्शन कर सकते हैं ब्रिटिश क्षेत्रों में तो, लेकिन क्या ये इलेक्शन करने देंगे क्या? नहीं। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जहां देशी रियासतें हैं यहां से तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सदस्यों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। हम लोग सीधा मनोनीत कर देंगे। वहीं हम लोग देखें ब्रिटिश क्षेत्रों से हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर निर्वाचन करेंगे, यानी कि इलेक्शन करेंगे हम लोग। यहां पर क्या करेंगे? इलेक्शन। ध्यान रखना 3 चीजें आपकी हमेशा आती है। एक शब्द आता है आप लोग की क्या? निर्वाचित। एक शब्द आता है आपके निर्वाचित। जब भी ऐसी बात होती है तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं, ताकि हमें एक एक छोटी से छोटी चीज हमको समझ में आए। अगर पहली बार भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो बिल्कुल एसएससी का एक्सपर्ट आप लोग को बना देना है। तो यहां पर एक शब्द आता है आपकी मनोनीत। एक शब्द कौन सा आता है? मनोनीत। और एक शब्द आप लोग की आता है कौन सा लालाओ? एक आता है नियुक्त। तीनों ही शब्दों को मैं समझा रहा हूं साथ साथ, ताकि हमें कहीं पर भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एसएससी आसान है। बिल्कुल जी हाँ। अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचित का मतलब क्या होता है? इलेक्शन, चुनाव। अब चुनाव कितने टाइप का होता है? तो याद रखिएगा चुनाव 2 टाइप का होता है भाई। चुनाव कितने टाइप का होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि जो चुनाव होता है वो चुनाव गुरुजी 2 टाइप का होता है। कि गुरुजी हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि चुनाव भी 2 टाइप का।
अरे बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हो। एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, दो टाइप का इलेक्शन होता है आप लोग का। यानी कि एक तो कौन सा, प्रत्यक्ष चुनाव। एक तो कौन सा होता है लालो, प्रत्यक्ष चुनाव, और एक होता है आप लोग का अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि चुनाव भी कैसा होता है, दो टाइप का। ठीक है, एक तो चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष, और एक कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया आपके सामने तो, कि गुरुजी प्रत्यक्ष चुनाव किसको कह रहे हो आप, अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कह रहे हैं हम लोग। तो यहां पर देखें, तो जिस चुनाव में तुम खुद शामिल हो रहे हो, यानी कि हम शामिल हो रहे हैं, हम का मतलब जनता, यानी कि जिस चुनाव में सीधी जनता भागीदार होती है वो चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती लेकिन जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दो हमें, सरपंच का चुनाव। सरपंच के चुनाव में आप लोग भाग लेते हो, गांव के लोग भाग लेते हैं, गांव की जनता भाग लेती है, तो वो चुनाव कैसा हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन क्या आप लोग के यहां पर उप सरपंच, क्या इसके चुनाव में जनता भाग लेती है, नहीं। लेकिन जनता के प्रतिनिधि कौन, जो वार्ड मेंबर है वो भाग लेते हैं, इसलिए वो चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में करना, अगले सेशन में जरूर समझाऊंगा। ठीक, ये तो बात क्लियर होगी। दूसरी बात की हम लोगों ने यहां पर मनोनीत। तो मनोनीत यानी कि मन से यहां पर बनाना, क्या करना, मन से यहां पर बनाना मनोनीत कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं यहां पर कि इतने सारे विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं और इनमें से मुझे मॉनिटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे मन से किसी भी लड़के को या लड़की को यहां पर क्या बना दूंगा, क्लास का मॉनिटर बना दूंगा। बनाया कैसे मैंने, मन से, यानी क्या किया मैंने, मनोनीत। लेकिन क्या आंख बंद करके किया, क्या आंख बंद करने का मतलब, यानी कि मैंने कोई तो उसके अंदर गुण देखा होगा, मैंने कोई तो उसके अंदर क्वालिटी देखी होगी, तब जाकर यहां पर उसको मनोनीत किया होगा। यानी कि मनोनीत में हमेशा आधार चलता है, क्या चलता है, आधार चलता है, गुण चलता है। जैसे कि हम लोग आगे बात करेंगे आप लोगों से कि राज्यसभा में आप लोग की राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो आधार है वो आधार क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे यहां पर कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के अंतर्गत उसने कुछ विशिष्ट कार्य करके दिखाया हो तो उसे यहां पर क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या देखा, गुण यहां पर देखा। बात क्लियर हुई। अगली बात देखें, नियुक्त। नियुक्त का मतलब अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या हुआ यहां पर, नियुक्ति। जैसे कि मुझे इस क्लास में से यहां पर हमारे जो सर हैं, आशीष सर, उन्होंने कहा कि योगेंद्र सर ऐसे करो, इस क्लास के अंतर्गत इतने सारे विद्यार्थी हैं और इनमें से ये जो सूरज नाम का लड़का है इसको क्लास का मॉनिटर बना दो। उन्होंने एक लेटर दिया मुझे, उस लेटर में लिखा कि इस फला नाम का लड़का है, इसको क्लास का मॉनिटर बना दो। बनाया किसने, बनाया तो मैंने, बनाया तो किसने, मैंने। लेकिन क्या उसमें मेरी चली, क्या मेरी नहीं चली ना, आशीष सर ने कहा और मैंने यहां पर क्या कर दिया, उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अपॉइंट में क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिफारिश चलती है। जहां पर भी नियुक्ति शब्द आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है, उसको सिफारिश कर रहा है, खुद अपने मन से नहीं कर रहा वो। तो यहां पर नियुक्ति में हमेशा सिफारिश चलती है। नियुक्ति में क्या चलती है ललो, सिफारिश चलती है। ये बात आप लोग को आज ही समझ लेनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। बात क्लियर हुई। तो यहां पर आप लोग के तीनों शब्दों को मैंने बताया। तीनों शब्दों में मैंने आप लोगों को ये बताना चाहा कि यहां पर ब्रिटिश क्षेत्र है, यहां से तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इलेक्शन करेंगे। वहीं हम लोग देखें तो देसी रियासतों से क्या कर लेंगे, यहां पर मनोनीत कर लेंगे। लेकिन गुरुजी 389 है टोटल, इनमें से कितनों को तो यहां पर मनोनीत करें और कितनों को यहां पर आप लोग की निर्वाचित करें। तो निर्वाचन के लिए हम लोगों ने सीट डिसाइड की कि हम लोग कितनी सीटों पर, तो 296, यानी कि हम लोग बात करें 296 सीटों पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इलेक्शन करेंगे। कितनी सीटों पर, 296। अब आप लोग यहां पर 389 में से 296 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 93, यानी कि 93 सीटों पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सीधे मनोनीत कर देंगे। कहां से, देसी रियासतों से। दूसरी तरफ हम लोग कहा कि भाई ब्रिटिश क्षेत्र है, इनको भी हम लोग दो भागों में बांट रखा है। कैसे गुरुजी, तो ब्रिटिश क्षेत्रों को भी हम लोगों ने बांट रखा है आपके प्रांतों के अंतर्गत, और प्रांतों के साथ साथ हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रांतों के अलावा हम लोगों ने किसमें, तो यहाँ पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी है। गुरुजी ये क्या बला आ गई बीच में, आप लोग की यहाँ पर प्रांत तो हम लोग समझ गए कि प्रांत का मतलब तो क्या हो गया भाई, तो प्रांत का मतलब तो हो गया आप लोग के राज्य। लेकिन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का क्या मतलब है, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आज राज्य को तो हम लोग
सॉरी, प्रांत को तो आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, राज्य। उसी प्रकार से जो आज केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको उस समय बोला जाता था क्या, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो ये भी बात हम लोग को ध्यान में रखनी है, लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी सीटों को दो भागों में बांटा हम लोगों ने, एक तो प्रांतों में और एक आप लोग के यहाँ पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में। किसमें बांट दिया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के अंतर्गत, कमिश्नरी क्षेत्रों के अंतर्गत। ठीक है क्या बात, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और हम लोगों ने यहाँ पर सीट निर्धारित की कि 4 तो हम लोग कहां से लेकर आएंगे, आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लेकर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए प्रांतों से कितनी सीटें लाएंगे, तो प्रांतों से 292 यानी कि 292 सीटें हम लोग लेकर आएंगे। इस प्रकार से ये पूरा प्रारूप यहाँ पर बना दिया गया कि हम लोग इस प्रकार की एक संविधान सभा बनाएंगे और ये संविधान सभा है वहीं आप लोग की किसका निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। बात क्लियर हुई। अब यहां से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ब्रिटिश क्षेत्रों से कुल कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया, ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया, आप लोग के चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कुल कितने सदस्यों को यहां पर निर्वाचित किया गया, देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत किए गए, तो यहां पर 93। हालांकि हम लोग बात करें तो यहां पर जो देशी रियासतें हैं इन्होंने बिल्कुल यहां पर इनकार कर दिया संविधान सभा में शामिल होने से, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमारी प्रत्येक रियासत से एक एक सदस्य लगभग आप लोग के संविधान सभा के अंतर्गत शामिल हो। लेकिन यहां पर जब यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने इनकी बातों को इनकार कर दिया तो यहां पर इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, दूसरी ओर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछ सकता है प्रश्न कि 296 सीटें कौन कौन सी थी, क्या पूछ सकता है 292 सीटें कौन कौन सी थी, आप लोग याद कर लोगे ना याद, जल्दी से बताओ। आपका जवाब आ रहा होगा गुरुजी हाँ याद कर लेंगे हम लोग, हमारी क्लास की फीलिंग्स ऐसी आएगी जैसे ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों ने कहा कि हाँ गुरुजी हम लोग 296 सीटें याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 292 भी याद कर लेंगे, 93 भी याद कर लेंगे, कौन कौन सी रियासतें थी याद कर लोगे, हकीकत में नहीं ना, ये सीटें याद नहीं होंगी भाई। 296 सीटें बड़ी दूर की बात है। आप तो यहाँ पर आपके जिले के अंतर्गत कुल कितनी तहसीलें हैं ये बता दो मुझे, जो तो इतनी संख्या भी नहीं होगी। जब तहसीलें याद नहीं कर सकते हम लोग तो ये कैसे सीट याद रखेंगे 296। तो कोई भी ऐसा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आप लोगों से यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था या कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो आपको ये 4 जरूर याद रखने हैं, मैं यहीं पर आप लोग के लिख रहा हूं ताकि हमारा विद्यार्थी इसको यहीं याद कर ले कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र आप लोग के कौन कौन से थे। याद कर लोगे ना, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, आप लोग के आ जाने चाहिए फटाफट फटाफट। चलो अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग का आज भी चीफ कमिश्नर क्षेत्र है कौन सा, दिल्ली। दिल्ली पहले भी चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था, आज भी यहाँ पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, यानी कि आपका संघ शासित प्रदेश है आज भी। दूसरे की बात करें हम लोग तो आप लोग का कौन सा, बलूचिस्तान। कौन, बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है भाई। उस समय तो ये पाकिस्तान भारत में हुआ करता था। बलूचिस्तान आप लोग का यहाँ पर क्या था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। दूसरा बात करें तो आप लोग का कुर्ग, जो कुर्ग वर्तमान में कहां पर है लालो, तो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। यह भी चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में आया करता था। और एक आपके यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक स्थान है आप लोग का कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। ये भी आपका चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था। तो चौथा लिख दीजिएगा अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ पर आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसा भी प्रश्न हो हम लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब और बातें हैं वो अगले प्रश्न के अंतर्गत करेंगे। तो ये सारी चीजें संविधान सभा से संबंधित आप लोग की समझ में आई होगी। ये संविधान सभा का जो प्रारूप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया, इसको भी यहाँ पर आप लोग की एक नोट डाल के मैं लिख रहा हूं ताकि हमारा विद्यार्थी इसको याद रख सके कि संविधान सभा का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया है। मैं संविधान के प्रारूप की बात नहीं कर रहा, हमारा विद्यार्थी इसलिए गलती करके बैठता है वहां पर कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर देखो पॉलिटिकल जो साइंस है यानी कि पॉलिटी जो है जटिल नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज जटिल है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला हमसे प्रश्न कर क्या रहा है। इसलिए इन शब्दों पे ध्यान रखना है और मैं जहां जहां ऐसी चीजें आएंगी आपको गौर करवाऊंगा और आपको गौर करना है। तो यहां पर याद रखिएगा जैसे कि प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया है, संविधान सभा का प्रारूप, ये संविधान सभा का प्रारूप आपके तैयार करके दिया है यहां पर कब, तो याद रखना है आप लोग के 16 मई 1946 को। किसके द्वारा, तो हमें याद रखना है कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा तैयार करके दिया है, कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार करके दिया है। कैबिनेट मिशन ने तैयार किया है, मिशन ने तैयार किया है। बात क्लियर है क्या? अब तो गलती नहीं करोगी, तैयार किया। जबकि हमारा जो संविधान है, इस संविधान का प्रथम जो प्रारूप है ये आप लोग के किसके द्वारा दिया गया? तो आपको पता होगा संवैधानिक सलाहकार BN राव, वेनिगल नरसिम्हा राव, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर आप लोग के क्या किया गया? तो यहाँ पर आपका पहला प्रारूप दिया गया। जबकि दूसरा जो प्रारूप है वो तैयार किया है BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो आगे चर्चा करेंगे इन सारी बातों की। आ जाइएगा हमारे प्रश्न का आंसर करते हैं। अब तो आंसर आ जाएगा कि संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? 389। क्या पढ़ी है क्या 389? बिल्कुल जी हाँ गुरुजी, ये बात तो बिल्कुल टकाटक सही हो जाएगी। इनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे क्या? तो देशी रियासतों से कितने हैं? 93। यानी कि ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी ललो? बिल्कुल टकाटक सही। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न आप लोग की यहाँ पर क्या देखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर कौन विराजमान थे? तो जब आप लोग की संविधान सभा का आप लोग की क्या बनाया क्या? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो संवैधानिक सलाहकार आपके कौन बने थे? तो देखो KM मुंशी की बात करें तो यहाँ पर KM मुंशी आप लोग की प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। कौन है ये? प्रारूप समिति के सदस्य। भाई ये कौन है आपकी? तो याद रखेंगे गुरुजी, प्रारूप जो समिति है, इस प्रारूप समिति के क्या है ये? तो प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। किसके सदस्य रहे हैं? प्रारूप समिति के सदस्य हैं ये। वही बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो रियासती विभाग जो बनाया गया था, इस रियासती विभाग के अध्यक्ष रहे ये, विभाग के अध्यक्ष। साथ ही आप लोग को पता होगा, अगर पता नहीं है तो याद रखना, यहां पर आप लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग क्या भी बोलते हैं? तो यहां पर भारत का लौह पुरुष भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष तो ही है। आप लोग का क्या भी है ललाओ? तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये भी बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। ठीक बात। अगर बात करते हैं यहां पर BN राव की, वेनिगल नरसिम्हा राव, तो बेनेगल नरसिम्हा राव आपकी संविधान सभा के अंतर्गत क्या है लालो? तो याद रखेंगे गुरुजी, ये आपके क्या हैं? संवैधानिक सलाहकार है। और इन्होंने ही 243 अनुच्छेदों का पहला प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के समक्ष रखा था। वहीं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये भी आपको याद रखना है, अगर याद रह जाए तो ये भी आपकी संविधान सभा के क्या हैं? सॉरी, प्रारूप समिति है, इसके सदस्य रहे हैं। प्रारूप समिति के क्या रहे हैं ललाओ? तो ये प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। बात क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जल्दी से बता दो। अब यही प्रश्न थोड़ी ध्यान रखने भाई हम लोग को, हमारा एग्जामिनर है ये तो और भी प्रश्न कर सकता है। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया आप लोगों से कि यहां पर आप लोग के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्या करोगे बताओ? संविधान सभा का अध्यक्ष जिसने बड़े ध्यान से पढ़ा है तो अब वो यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन में चला जाए कि गुरुजी अब मुझे ये बताओ कि मैं अस्थायी अध्यक्ष बताऊं या स्थायी अध्यक्ष बताऊं। यहां तो स्पष्ट दिया ही नहीं, आपने तो सीधा बोला है कि यहां पर संविधान सभा का अध्यक्ष। यहां तो दो अध्यक्ष देखे हम लोगों ने, एक टेम्परेरी देखा है यानी कि अस्थायी देखा है, और एक हम लोगों ने कैसा देखा है? तो एक हम लोगों ने यहाँ पर परमानेंट भी देखा है यानी स्थायी भी देखा है। कौन सा आंसर करें? देखो आप किसी में एक ही एग्जाम्पल कहूंगा जिससे ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। आपसे कहा जाए कि आप प्राइवेट जॉब करना पसंद करोगे या गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करोगे, क्या जवाब दोगे आप मुझे? आप कहोगे गुरुजी क्यों प्राइवेट के चक्कर में पढ़वा रहे हो, हम तो गवर्नमेंट के लिए यहाँ आपकी क्लास देख रहे हैं और आप प्राइवेट की तरफ भगा रहे हो हमको। अरे नहीं भाई, तो यहाँ पर आप किसको वरीयता दोगे? तो सरकारी को वरीयता दोगे, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जॉब को वरीयता दोगे। यानी कि आप परमानेंट वाली चीज पर गए हो, टेम्परेरी चीज पे नहीं गए हो, क्योंकि प्राइवेट तो टेम्परेरी है, ये आपका परमानेंट है। तो ऐसे ही जब कुछ भी नहीं दिया जाए, ना तो आपसे टेम्परेरी बोले ना आपसे परमानेंट बोले, तो हमें हमेशा
परमानेंट की तरफ ही बढ़ना है। तो यहाँ पर जब नहीं मिले तो सीधा करना कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि स्थायी अध्यक्ष है उसका नाम कर देना कमेंट बॉक्स में। यानी कि स्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं आप लोगों से कहे संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, जल्दी से आंसर करो। तो यहाँ पर जब मैं बात करूं आप लोगों से तो याद रखेंगे संविधान सभा का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, बात समझ में आ गई गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद आपके यहाँ पर क्या बन गए, तो यहाँ पर आप लोग के अध्यक्ष बन गए। लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, तो वहां पर पूछा गया आप लोगों से कि आप तो ये बताओ कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था भाई, संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर। क्या करोगे आंसर, प्रोटेम स्पीकर कौन था। अब हम चक्कर में पड़ गए, प्रोटेम स्पीकर तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो अस्थायी अध्यक्ष पढ़ा है। भाई अस्थायी अध्यक्ष को ही हिंदी में बोलते हैं आप लोग, सॉरी यहाँ पर आप लोग की किसकी बात करें हम लोग, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष का मतलब स्पीकर और अस्थायी का मतलब प्रोटेम। तो प्रोटेम स्पीकर जो हम लोगों ने बनाया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। किसको बनाया, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये यहाँ पर आप लोग की क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आप लोग की संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हो। आप लोग यहाँ पर क्या भी बोल सकते हो, अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हो या प्रथम बैठक का अध्यक्ष भी बोल सकते हो, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब हम लोग जो अक्सर गलती करते हैं ना वो यहाँ पर करते हैं किसके ऊपर, एक पूछा जाए कि प्रथम बैठक में अस्थायी आप लोग की जो उपाध्यक्ष चुना गया वो किसको चुना गया। आपकी बात करें संविधान सभा में, किसकी बात करें ललाऊ, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा में अस्थायी, कैसी बात कर रहे हैं हम लोग, अस्थायी जो आप लोग की यहाँ पर क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, ये किसको चुना गया, अस्थायी उपाध्यक्ष भाई सॉरी, अस्थायी उपाध्यक्ष ये किसको बनाया गया था। वही प्रश्न पूछे आप लोगों से कि वही संविधान सभा में स्थायी, किसकी बात करें, स्थायी की बात करें, स्थायी उपाध्यक्ष कौन था। दोनों चीजें याद रखेंगे हम लोग यहां से, उपाध्यक्ष। चलिएगा आइएगा यहां पर आंसर आप लोग को बताते हैं। तो याद रखना है जैसे पूछे संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष तो हमें याद रखना है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम याद रखना है, फ्रैंक एंथोनी याद रखना है हम लोग को, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, वहीं आप लोगों से पूछे कि गुरुजी यहां पर आप लोग बताओ कि स्थायी उपाध्यक्ष वो कौन थे, तो आपको याद रखना है दो स्थायी उपाध्यक्ष इनके नाम याद रखने हैं। जैसे कि पहला नाम याद रखना है एस.सी. मुखर्जी का नाम, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। वहीं दूसरा नाम याद रखना है वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, दोनों नाम याद रखना, लिख दीजिएगा। एक तो कौन है आप लोग की, एस.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। दूसरे व्यक्ति का नाम पूछे तो याद रखना है वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। ये भी नाम आपको रहना चाहिए, कृष्णामाचारी। बात क्लियर है, कृष्णामाचारी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं आप लोगों से। और अगली बात क्या है देखिएगा, चलो आओ, इस प्रश्न का तो आंसर आपको बता ही दिया है, आगे आते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। प्रश्न हमारा कौन सा देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आंसर करना है। ये इसलिए मैं आपको पहले प्रश्न में भी बता सकता था लेकिन ये प्रश्न यहां था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जल्दी से बताएंगे कि भारत का जो मूल संविधान है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा प्रवाहमयी इटैलिक शैली में अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था क्या, तो बिल्कुल जी हाँ, याद रखेंगे इंग्लिश में जो आप लोग का यानी कि आपका भारतीय जो संविधान है ये मूल किस भाषा में लिखा हुआ है, तो मूल भाषा आप लोग की कौन सी है, तो मूल भाषा आप लोग की इंग्लिश में लिखा गया, ये इंग्लिश में लिखा गया। अब इंग्लिश में लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहां पर बात करें ये आप लोग के ऐसे याद नहीं रहे ना, तो ऐसे याद रख लेना, लिखता तो कौन है भैया, हरामजादा लिखता है, जो प्रेम करता है वो लिखता है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको लिखा गया था। अगर याद रखें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम जरूर याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, हस्तलिखित किया गया है। जबकि संविधान पर पेंटिंग्स का जो काम है, चित्रकारी का जो काम है, चित्रकारी का काम जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, चित्रकारी का काम नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, नंदलाल बोस। इसका साथ देने के लिए आए कौन, मनोहर सिन्हा जी। ठीक है, ये भी इसी के साथ है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। मूल भारतीय संविधान में
1,17,369 शब्द और 251 प्रश्न थे क्या? अब बिल्कुल इस बात को तो आपको रटना पड़ेगा, अब गिनने थोड़ी बैठोगे, आप नहीं बैठोगे ना। तो हमें ध्यान रखना है कि 1,17,369 तो शब्द है इसमें और 251 प्रश्न है। इसी प्रकार एक चीज और आप लोगों से पूछ ली जाएगी क्या, तो यहां पर याद रखिएगा आप लोगों से कौन सी चीज पूछी जाएगी, तो यहां पर पूछ लिया जाएगा संविधान जो है हमारा, क्या है संविधान, इस संविधान पर कुल कितना खर्चा आया है, संविधान पर कुल खर्चा कितना आया है, कुल खर्चा की बात कर रहे हैं, कुल खर्चा कितना आया है। तो याद रखिएगा ये भी आप लोगों से कभी प्रश्न दे दे कि कुल खर्चा कितना आया, तो याद रखिएगा लगभग आप लोग के 64 लाख रुपए, लगभग कितना खर्चा आया है, तो याद रखेंगे लगभग 64 लाख रुपए खर्चा आया है, 64 लाख रुपए। ठीक है, चलो यहीं पर आप लोगों से प्रश्न और दे दे, जब इतनी बातें आप लोग की हो रही है तो, यानी कि दोनों बात ये तो सही है, इसके अलावा और प्रश्न दे दे कि आपका जो संविधान है, अब ये संविधान आपका बनाया गया है, अब संविधान बनाया गया है तो मैं कहूं जब आप लोग की यहाँ पर प्रारूप जो समिति है इसकी यहाँ पर चर्चा करी और प्रारूप समिति के द्वारा यहाँ पर आप लोग के प्रारूप बनाकर तैयार करके दिया गया और संविधान सभा के समक्ष रखा गया। अब संविधान सभा के समक्ष जब रखा गया, कहां पर रखा गया, संविधान सभा के समक्ष, तो यहां पर कहा गया कि भाई जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो बताओ। तो मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के समक्ष जब रखा प्रारूप अंबेडकर जी ने, तो कुल कितने यहां पर आप लोग की आपत्तियां नजर आई थी, कितनी आपत्तियां सामने आई थी, तो लगभग आपत्तियों की जब हम लोग बात करते हैं तो 7,653 आपत्तियां आई थी। कितनी, 7,653 आप लोग की आपत्ति आई थी, जिनमें से हम लोग बात करें आप लोग की लगभग बात करें तो 2,500 आपत्तियों पर चर्चा भी की गई है, यानी कि आपत्ति तो ये आई है। और लगभग बात करें 2,473 आपत्तियों पर चर्चा भी की गई है। क्या भी हुई है, संविधान सभा में चर्चा भी हुई है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछिए तो हमें सारी बातें आप लोग की याद रखनी है, यानी कि ये बात भी सही, ये बात भी सही। चलो अब एक आध प्रश्न और इधर से देख लें कि आप लोग की संविधान की बात हो रही है तो संविधान के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह जो अपनाया गया, संविधान के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह जो बनाया वो किसको बनाया, तो याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह जो बनाया हम लोगों ने वो हाथी को बनाया। किसको बनाया, हाथी को। वही प्रश्न पूछे आप लोगों से कि आप लोग का यहाँ पर तिरंगा जो है, इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया ये यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग की कब बनाया गया, तो जुलाई 1947 के अंतर्गत। कब, जुलाई 1947 को यहाँ पर क्या बनाया गया, आप लोग की राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। वहीं पूछे आप लोगों से राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को यहाँ पर आप लोग की राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया, राष्ट्रीय गान कब बनाया गया, तो याद रखना है राष्ट्रीय गान बनाया गया था इसको कितनी तारीख को, तो 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अगर प्रश्न पूछा जाए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब बनाया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब बनाया गया, तो राष्ट्रगीत जो बनाया गया, राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय गीत बनाया गया था कब आप लोग के, तो याद रखेंगे गुरुजी 24 जनवरी 1950 के दिन ही, 24 जनवरी 1950 को इसको क्या बनाया था, राष्ट्रगीत बनाया था। तो ये सारे फैक्ट है जो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगली बात करते हैं हम लोग, और अगली बात करेंगे आप लोगों से कहां से, अगले प्रश्न से। क्या है अगला प्रश्न, देखिएगा यहां पर जब बात करें कि भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, आप लोग की यहाँ पर भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, आप लोग की संसद को सर्वोच्च माना जाता है, या फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है। अब यहां पर राष्ट्रपति का आदेश सर्वोच्च होता है, बताइएगा। देखो यहां पर जब बात करें हम लोग आपके राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, हमारा राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है बात। दूसरी बात करें सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, कोई बोल दे सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जहां पर अपील की जा सकती है, तो सबसे बड़ा अपीलीय जो न्यायालय है वो हमारा कौन सा कोर्ट है, तो यहां पर याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। संसद, तो संसद तो गुरुजी क्या बनाकर देती है, कानून बनाकर देती है, क्या बनाती है,
कानूनों का निर्माण करती है हमारी संसद। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर सर्वोच्च जो कानून है वो किससे माना गया है? भारतीय संविधान को माना गया है। सबसे बड़ा जो कानून है हमारे यहाँ वो कौन सा होगा? भारतीय संविधान होगा। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, अगली बात करते हैं। अगली बात करें तो भारत के संविधान निर्माण के दौरान प्रारूप समिति का नेतृत्व करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसने संभाली थी? तो आप लोग की यहाँ पर प्रारूप समिति का जो नेतृत्व किया गया वो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद होगा BN राव। ये तो संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। ये तो संविधान सभा में क्या रहे हैं? संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। क्या रहे लालो? संवैधानिक सलाहकार। बात याद है कि भूल गए? कौन है ये? संवैधानिक सलाहकार हैं। आप लोग के कौन? KM पनिकर, इनका तो नाम छोड़ दो अभी। BR अम्बेडकर जी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। समिति के अध्यक्ष क्या रहे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है बात। चलें आगे, अगली बात करें तो यहां पर C राजगोपालाचारी, मैंने पहले भी जिक्र किया था। C राजगोपालाचारी कौन है? तो यहां पर भारत के अंतर्गत कोई भारतीय जिसे पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया हो, तो ये एकमात्र ही व्यक्ति हैं जो भारत के होते हुए इनको यहां पर क्या बनाया गया है? आप लोग की गवर्नर जनरल बनाया गया है। अब इस प्रारूप समिति से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोग के यहाँ पर कर लिए जाते हैं, तो इस प्रारूप समिति को यहाँ पर लेते हैं और सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि इस प्रारूप समिति से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। ठीक है, यानी कि प्रारूप जो समिति, इससे किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रारूप समिति मैंने पिछली क्लास में भी बात की होगी, इस क्लास में फिर से मैं बात कर रहा हूं ताकि यहाँ के जो सारे प्रश्न हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक जगह एकत्रित कर सके। मैंने कहा प्रारूप समिति से प्रश्न पूछ लेगा इसका गठन कब किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी। प्रश्न पूछ लेगा इसके अन्य नाम क्या क्या थे, अन्य नाम भी आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। पूछ लेगा यहाँ पर आप लोग की इसके अंतर्गत टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी थी। ठीक है, मेंबर्स। और यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेगा कि इन मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेगी। साथ ही आप लोगों से ये भी किया जा सकता है इन सातों के नाम आप लोगों के पूछ ले। देखते हैं हम लोग एक एक प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करते हैं ताकि एक एक चीज हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाए। लालो आ जाओ जल्दी से, फिर सारी बातों को क्लियर यहाँ पर करते हैं, एक भी प्रश्न जिसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलो आओ, सबसे पहले हम लोग बात करें प्रारूप समिति, इसके अन्य नामों की बात कर लें। किसकी बात कर लें? अन्य नाम भाई, कि क्या क्या इसके अन्य नाम थे। अन्य नाम तो आपको याद होना चाहिए। अन्य नामों में बात करें, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं लालाओ? तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। जल्दी से बताओ, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपने ली है तो यहां पर इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। अगली बात मैंने बताई थी कि दूसरा नाम क्या है इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं मसौदा समिति। क्या भी बोलते हैं? मसौदा समिति भी इसको बोला जाता है। वहीं इसी को बोला जाता है क्या, तो याद रखना है पांडुलेखन समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पांडुलेखन समिति। कौन सी समिति? पांडुलेखन समिति भी हम लोग इसको बोलते हैं। आगे चर्चा करें तो अगली बात करें तो प्रारूप जो समिति है इसका जो गठन किया गया, ये गठन कब किया गया था? तो याद रखना है गुरुजी 29 अगस्त। कब किया गया? 29 अगस्त। और आप लोग के कब? तो याद रखना है गुरुजी 1947 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। वहीं इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो रिपोर्ट कब दी थी? 6 महीने के बाद। 6 महीने, लगभग 6 महीने के बाद, यानी कि आप लोग को याद रखना है आप लोग की कब? 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी। और आप लोग के 1948 को इसने क्या सौंप दी थी? अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक, अगर बात करें इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो याद रखना कुल सदस्य संख्या थी इसकी कितनी? 7। कुल सदस्य संख्या की अगर कोई बात करे तो याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या थी इसमें कितनी? 7 सदस्य संख्या थी इसकी आप लोग के प्रारूप समिति की। बात क्लियर? ये 7 सदस्य कौन कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो BR अम्बेडकर जी। कौन थे? BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी, यानी कि सॉरी आप लोग के कौन भाई आओ याद रखना, भीमराव अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर जी, ठीक है, अम्बेडकर जी। अगली बात करें हम लोग तो यहां पर याद रखेंगे आपके KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। इसके अलावा बात करें हम लोग तो मोहम्मद शादुल्ला। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शादुल्ला। मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कौन हो जाएंगे आप लोग के, तो यहां पर याद रखिएगा आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आपके गोपाल स्वामी अय्यर। कौन हो जाएंगे? गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो
कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन हो जाएंगे? कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हम लोग और कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप लोग के यहाँ पर डीपी खेतान। कौन हो जाएंगे? डीपी खेतान साहब। इसके अलावा बात करें तो कौन हो जाएंगे? तो आपको याद होगा बीएल मित्तर। कौन? बीएल मित्तर। अब याद आ रहा होगा जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो बीएल मित्तर ने तो क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था भाई। क्या कर दिया था यहाँ पर? त्यागपत्र दे दिया था। वहीं बात करें 1948 में आप लोग की किसकी मृत्यु हो गई थी? डीपी खेतान की। और डीपी खेतान का स्थान आप लोग लेने के लिए कौन आएगा? तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं आप लोग की मृत्यु हुई है किसकी? डीपी खेतान की। तो डीपी खेतान का जो स्थान लिया है वो किसने लिया है लालो? तो इनके स्थान पर शामिल हुए हैं आप लोग की कौन? टीटी कृष्णमाचारी। कौन हुए हैं? टीटी कृष्णमाचारी शामिल हुए हैं, कृष्णमाचारी। वहीं बात करें आप लोगों से किसकी? तो आप लोग की बीएल मित्तर साहब। कौन? बीएल मित्तर साहब। इनका स्थान लिया है किसने? तो याद रखना है गुरुजी किसने लिया है आप लोग के यहाँ पर? एन माधवराव। कौन है? एन माधवराव। ये बात आप लोग को यहाँ पर याद रख लेनी है। ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे याद करें गुरुजी डीपी खेतान की मृत्यु हुई? भाई ये तो काम थोड़ा सा टाइट है, तो ऐसे याद रखना है कि भैया मृत्यु कहां पर होती है? खेतों में। मृत्यु कहां होती है? खेतों में। तो भैया खेतान साहब की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? खेतान साहब की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। वहीं बात करें आप लोग की किसकी बात करें? मित्तर साहब की। धोखा कौन देते हैं? त्यागपत्र, यानी बीच में छोड़कर भागना। भागना तो यानी कि बीच में छोड़कर कौन भागा? तो आप लोग का बीएल मित्तर। यानी कि त्यागपत्र जो दिया गया वो आप लोग के किसके द्वारा दिया गया? बीएल मित्तर के द्वारा दिया गया। तो ये बात आप लोग को यहां से याद रख लेनी है। बात ये आती है गुरुजी, ये 7 नाम आपने तो तुरंत लिख दिए क्योंकि आप डेली यहां पर पढ़ाते हो, इसलिए आपने तो तुरंत यहां पर लिख दिए। इधर बात करें आप लोगों से तो हमें याद रखना है कि गुरुजी इन 7 नामों को कैसे याद रखा जाए। बात तो ये है। तो एक और गब्बर ट्रिक आप लोग के लिए है जिससे ये आप लोग के सारे नाम याद हो जाएंगे। ये लो भैयाओ, ये गब्बर ट्रिक आपकी जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, गब्बर ट्रिक जो आपकी काम में आएगी। और गब्बर ट्रिक क्या है आप लोग की? देखते हैं यहां पर कि इन 7 नामों को किस प्रकार से याद किया जा सकता है। गब्बर ट्रिक आपकी देखिए यहां पर गब्बर ट्रिक कैसे, यहां पर ये 7 के 7 जो नाम है वो आप लोग को एक साथ याद हो जाएंगे। तो शाम्बहा जल्दी से आजा यहां पर, और ये 7 के 7 नाम जल्दी से याद करके जा। पहला कैसे याद करेंगे हम लोग? तो भाई आप लोग इस गब्बर ट्रिक को कैसे याद किया जा सकता है? तो आप लोग शाम के वक्त घूमने जाते हो, गांव के जो लड़के वो तो कहाँ घूमने जाएंगे? आज तो भैया ये मोबाइल आ गया। क्या आ गया? मोबाइल। तो बेचारों को मौका ही नहीं देता घूमने का साथ। लेकिन पहले की बात करें हम लोग तो यहाँ पर घूमने जाया करते थे शाम के वक्त। कहाँ पर? खेतों की तरफ जाते थे। बस यही याद करना है। ये हो गई आपकी गब्बर ट्रिक। क्या हुआ सर, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, बताया ही नहीं। अरे भाई ट्रिक हो गई। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको घूमने नहीं जाना, अंबेडकर जी को भेजना है। और आपकी कौन? बी आर अंबेडकर जी। कौन? बी आर अंबेडकर जी। कौन आपके लालाओ? तो बी आर अंबेडकर जी। अपने मित्र बी आर अंबेडकर जी। अपने मित्र कौन भैया? अपने मित्र। अपने मित्र है कौन भैया? तो याद रखना अपने मित्र कौन कौन? गोपाल। कौन है अपने मित्र? गोपाल कृष्णा। गोपाल कृष्णा। वह किसके साथ? कृष्णा व मुंशी के साथ। किसके साथ? मुंशी के साथ। मुंशी के साथ कहां पर गए लालाओ? तो मुंशी के साथ खेतों पर गए। मुंशी के साथ खेतों पर गए। खेतों पर गए, बस ये याद करना है, खेतों पर गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। खेतों पर गए, अगर ये याद कर लिया तो आपके 7 नाम याद हो गए। यानी कि बी आर अंबेडकर जी अपने मित्र गोपाल कृष्णा मुंशी के साथ कहां गए? खेतों पर गए। कैसे याद हुआ गुरुजी? याद करो, पहला नाम बी आर अंबेडकर जी, याद करो बी एल मित्तर, याद करो गोपाल स्वामी अयंगर, याद करो कृष्णा स्वामी अय्यर, याद करो के एम मुंशी, याद करो मोहम्मद सादुल्ला, याद करो डीपी खेतान। ये हो गए आपके 7 के 7 नाम, आपको यहां पर याद हो जाएंगे। इस प्रकार से याद करोगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी। अब आखिरी बात और कर ले यहां से कि आप लोग के जो यहां पर आप लोग के कौन, अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष बनाए गए इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर जी। कौन थे? बी आर अंबेडकर जी। और बी आर अंबेडकर जी को जो अध्यक्ष बनाया गया, ये किसके द्वारा बनाया गया?
तो बी आर अंबेडकर जी को अध्यक्ष जो बनाया गया, ये पहले तो डेट याद रखेंगे, 30 अगस्त के दिन बनाया गया, 30 अगस्त 1947 को बनाया गया। ठीक है, इधर बात करें किसके द्वारा बनाया गया, तो यहां पर प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा। किसने बनाया इसको, तो यहीं पर लिख रहा हूं, प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया। प्रारूप समिति, कई बार प्रश्न आ जाता है कि यहां पर आपके संविधान सभा ने बनाया, राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, नहीं, प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा, प्रारूप समिति के सदस्यों द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। तो आपकी प्रारूप समिति से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो यहां पर हमारा प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, गब्बर ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, बी आर अम्बेडकर जी अपने मित्र गोपाल कृष्णा मुंशी के साथ कहां गए हैं, खेतों पर गए हैं। आगे आओ अगली बात करें, तो भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपकी याद करें किस वर्ष लागू किया गया था भाई, बता दो जल्दी से। यहां पर 1951, 1950, 47, 52। तो आपका संविधान की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोगों से 3-4 प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। जैसे गुरुजी, संविधान आप लोग के अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत आपके संविधान है वो यहां पर आप लोग के अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित, अधिनियमित कब किया गया। या फिर आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान है वो आत्मार्पित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, आत्मार्पित। और प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भारतीय संविधान है इसको कब स्वीकार किया गया, स्वीकार कब किया गया। या फिर आप लोगों से पूछे भारतीय संविधान है ये इसका निर्माण कब किया गया। तो यहां पर आप लोग के इनमें से कोई भी चीज आप लोगों से पूछे तो सीधा एक ही चीज आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं भाई, कि एक ही जवाब याद रखना है इन चीजों का। और जवाब क्या होगा वो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि यहां पर जवाब क्या हो जाएगा इन सब का, एक ही डेट। और डेट कौन सी वो, तो यहां पर याद रखना, डेट भी मैं आपको बता रहा हूं लालाओ। तो यहां पर डेट याद रखेंगे 26 नवंबर, कौन सी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। याद रख लोगे ना, किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं होगी, जल्दी से बताओ। तो यहां पर चाहे पूछे आप लोगों से क्या, चाहे क्या पूछे आप लोगों से, यहां पर अंगीकृत पूछे, चाहे आप लोगों से यहां पर अधिनियमित पूछे, चाहे आप लोगों से यहां पर आत्मार्पित पूछे, चाहे स्वीकार पूछे या फिर निर्माण पूछे, सब में डेट एक ही करनी है। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि केवल ये पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, या भारतीय संविधान आप लोग के यहां पर कब लागू किया गया, केवल कौन सा शब्द आए, लागू। तो हमें याद रखना है 26 जनवरी 1950, केवल क्या आ जाए, लागू आ जाए। तो लागू में डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। क्या याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 हम लोग को डेट याद रखनी है। इसके अलावा सभी शब्दों में 26 नवंबर डेट याद रखनी है, यानी कि आंशिक लागू भी कह दे, ये क्या भी कह दे, आंशिक लागू, तो भी हमको याद रखनी है डेट कौन सी, तो डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1946। बात क्लियर हुई, सॉरी 46 गलत लिख दिया भाई, 49 लिखना है यहाँ पर, 49 लिखना है भाई लालाओ, इसको 49 करना है ना। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, तात्पर्य, स्वीकार, निर्माण या फिर आंशिक लागू, ये सारी डेटों में, ये सारे शब्दों में डेट करनी है 26 नवंबर। जबकि केवल और केवल क्या पूछा जाए, लागू के लिए पूछा जाए, तो लागू के लिए आप लोग को यहां पर आंसर कर देना है 26 जनवरी 1950। तो यहां पर पूछा था आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू किया गया, तो गुरुजी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। याद होना चाहिए 26 नवंबर को आंशिक लागू हुआ है। आंशिक लागू का मतलब कुछ आर्टिकल्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 26 नवंबर के दिन कौन कौन से आर्टिकल्स थे जिन्होंने यहां पर कार्य करना आरंभ कर दिया था। अगर ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है तो सारे आर्टिकल, यानी कि कुल 16 आर्टिकल्स ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। कितने आर्टिकल्स ने, 16 आर्टिकल्स ने। कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो याद रखना है आप लोग को 391, 392, 393 और ये सारी बातें लिखी गई 394। तो ये सभी आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। देख लो, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, ये 16 आर्टिकल्स ने कार्य करना आरंभ कर दिया था इसी डेट के दिन, यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन। इसलिए यहां पर कहते हैं कि आंशिक लागू वो हो गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को।
आओ अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघवाद का सही वर्णन करता है। तो संघवाद को कौन सा शब्द है जो यहां पर अच्छे से आप लोगों को समझा रहा है। तो संघवाद का मतलब यहां पर है शक्तियों का कठोर विभाजन, राज्य स्वायत्तकैया। संघ का मतलब है गुरुजी, जैसे कि बात करो आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है, और कौन सा आर्टिकल, सबसे पहले देखें हम लोग पहला ही अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद नंबर 1। और अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है भाई, ये अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात जो इंडिया है वो यहां पर किससे मिलकर बनेगा। तो भारत अर्थात इंडिया, 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 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी संघ की बात आ गई, यानी कि राज्यों से क्या क्या होगा, राज्यों से मिलकर संघ बनेगा। यानी कि यहां पर जो सर्वे सर्वा जो है वो सर्वे सर्वा कौन होगा, संघ होगा, सर्वे सर्वा। यानी कि जो शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित होगी, तो शक्तियां आप लोग के संघ में ज्यादा होंगी। होने को तो यहां पर आपके किसके पास भी है, राज्य के पास भी है, लेकिन जो यहां पर सर्वाधिक जो शक्तियां प्रदान की है, हमने जो सर्वे सर्वा बनाया है वो संघ को बनाया है, इसलिए यहां पर आपके संघ के पास अधिक क्या है, आप लोग के अधिकार है। इसलिए यहां पर आप लोग के संघवाद का सही जो वर्णन है वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग के ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलें आगे, अगली बात करें। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो वास्तुकार का मतलब क्या होता है, जो यहां पर संविधान को बनाता है। अब प्रॉपर रूप से देखिए हम लोग, बनाया किसने है, पटेल ने बनाया है, या फिर गोपालाचारी ने बनाया, या बी एन राव ने बनाया, या अंबेडकर ने। तो आप लोग के यहाँ पर वास्तुकार के रूप में जो नाम लिया जाता है वो आपके बी आर अंबेडकर जी का लिया जाता है। क्योंकि आप लोग के यहाँ पर आपने देखा होगा 21 फरवरी को, 21 फरवरी, और 21 फरवरी बात करें हम लोग कब की, तो 21 फरवरी 1948, और 21 फरवरी 1948 को इसने रिपोर्ट दी थी, अपनी प्रारूप समिति की क्या दी गई, रिपोर्ट दी गई थी। और रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने कितने आर्टिकल्स, तो याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर जो आर्टिकल्स इन्होंने दिए वो 315 अनुच्छेदों का, कितना अनुच्छेदों का, 315 अनुच्छेदों का इसने क्या दिया था, प्रारूप बना कर दिया था। और लगभग इसी यहाँ पर प्रारूप को आगे चर्चा करके हम लोगों ने क्या बना दिया, संविधान के रूप में बना दिया। इसीलिए बी आर अंबेडकर जी को हम लोग संविधान का वास्तुकार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। आओ अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है। तो ललो यहां पर, अब देखो इसका आंसर सब बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे, पढ़ा है लेकिन यहां पर आप एसएससी एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, और एसएससी आसान है, ये एसएससी एक्सपर्ट कहता है। तो यहां पर कैसे आसान बनाएंगे कि जो जटिल प्रश्न है उनको भी साथ साथ करना है। ये तो सभी प्रश्न करेंगे, हम तो वो प्रश्न सॉल्व करेंगे जो किसी को नहीं आ रहे होंगे, तब तो हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे, नहीं तो भाई अब काम खराब है। तो यहां पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है। भारतीय संविधान की बात करें तो लगभग 60 देशों से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें ली है। 60 देशों का संविधान हम लोगों ने पढ़ा है, और तब जाके हमारा संविधान बना है। वैसे हमारे 10 देशों का उल्लेख हमको मिलता है कि 10 देशों से हम लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें ली है, लेकिन हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो लगभग 60 देशों का संविधान अध्ययन किया है, उसके बाद हमारा संविधान बना है, अवलोकन करने के बाद। तो यहां पर कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हम लोगों ने कहां से लिए हैं। तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। लेकिन मुझे तो ये बताओ कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया है। तो जब बात करते हैं आयरलैंड की, तो यहां पर आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो गुरुजी याद रखेंगे राज्यसभा में, कहां पर, राज्यसभा के अंतर्गत, राज्यसभा में आप लोग जब पढ़ते हो किसके बारे में, तो भैया यहां पर सदस्यों के आवंटन में, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन या नामांकन याद कर रखना भाई। सदस्यों का नामांकन जो होता है वो आप लोग के कहां से लिया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये भी आप लोगों ने कहां से लिया है ललाओ, तो यहां पर इसके नाम में मत लिखना, ये लिखना कहां पर, आप लोग के आपके आयरलैंड से। क्या आपको पता था, क्या नहीं पता तो नोट करना भी कि राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है, ये जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने कहां से ली है, आयरलैंड से। वहीं ध्यान रखना आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, किसकी, आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया
वो भी कहां से लिए हम लोगों ने, आयरलैंड से। तो लिख दीजिएगा इस बात को भी कि आप लोग की दूसरी बात की जा रही है किसके बारे में, तो राष्ट्रपति के, किसके बारे में, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया ये कहां से ली है, तो याद रखेंगे गुरुजी आपके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हम लोगों ने कहां से ली है, आयरलैंड से। दूसरी तरफ मैं आप लोगों से चर्चा करूं और किस बात में चर्चा करूं, तो याद रखना एक दोबारा से एक गब्बर ट्रिक आप लोग के लिए, और गब्बर ट्रिक किसके लिए, आपके अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है ये भी हम लोग देख लेंगे इस गब्बर ट्रिक में। तो जल्दी से लिख दो आपकी गब्बर ट्रिक क्या है, आपकी गब्बर ट्रिक ला लो। गब्बर ट्रिक किसके लिए, आप लोग के यहाँ पर कि हम लोगों ने अमेरिका से क्या क्या लिया है, अमेरिका से। तो बस एक छोटी सी बात है जो याद रखनी है आप लोग को, और छोटी सी बात क्या है जो याद रखनी है, तो सबसे पहले ये याद रखना ई विकास राम मंत्र, सॉरी इसकी जगह तो आप लोग याद रखना अन्याय की दोहरी उपमा लो। अमेरिका की बात हो रही है तो अन्याय की दोहरी उपमा लो, दोहरी उपमा लो, दोहरी उपमा लो, ये याद करना है, उपमा लो, ताकि हम लोग को यहाँ पर ये सारी चीजें याद हो जाए जो अमेरिका से हम लोगों ने ली है। भाई ऐसे अमेरिका बन रहा है, ऐसे अन्याय, तो अन्याय की दोहरी उपमा लो, ये हम लोगों ने कहां से लिया है, तो ये सारी चीजें आपकी अमेरिका से ली है। जैसे कि बात करें यहाँ पर कौन कौन सी बात हो गई, आप लोग की यहाँ पर बात हो गई आप लोग के अधिकारों की। तो मौलिक जो अधिकार है, ऐसे अधिकार, तो यहाँ पर आप लोग के मौलिक जो अधिकार हैं, सीधा लिखना मौलिक अधिकार, ये हम लोगों ने कहां से लिए हैं भाई, मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, अधिकार। दूसरी तरफ है न्याय, तो न्यायपालिका जो है वो भी हम लोगों ने कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी बात हम लोगों ने कहां से ली है, तो ये आप लोग के अमेरिका से ली है, ठीक है। दोहरी की बात करें तो जहां पर भी दोहरी नागरिकता है, वैसे हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन दोहरी नागरिकता की जब हम लोग बात करते हैं तो दोहरी नागरिकता कहां पर है आप लोग की, तो याद रखिएगा अमेरिका के अंतर्गत आती है दोहरी नागरिकता। उप से क्या बनाओगे, तो उपराष्ट्रपति का पद, कौन सा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये आप लोग के कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर याद रखनी है, समय समय पर और गब्बर ट्रिक आप लोग को बताते रहेंगे। आ जाओ जल्दी से यहां पर बात करें अगली बात, और अगली बात क्या है आपकी, तो यहां पर देखते हैं कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का गलत है। तो गलत स्टेटमेंट बताना है आपको कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान इसने कुल 12 सत्र आयोजित किए, इसकी बैठकें 165 दिनों तक चली। पहला सत्र 9 दिसंबर 1947 को संविधान हॉल में आप लोग की आयोजित किया गया। अब बहुत से विद्यार्थी यहां पर आंसर कर रहे होंगे गुरुजी तीनों ही बात सही है, लेकिन लालाओ गौर फरमाना है, अगर प्रश्न पूछे कि संविधान निर्माण तक, किसकी बात कर रहा है, संविधान निर्माण तक कितने यहां पर अधिवेशन हुए। एक तो प्रश्न आता है कि संविधान निर्माण तक अधिवेशन कितने हुए, यहां पर अधिवेशन की बात करता है, या तो वो बात करेगा अधिवेशनों की, या फिर आप लोगों से पूछेगा किसके बारे में लाओ, तो यहां पर पूछ लेगा आप लोगों से किसके बारे में कि यहां पर कुल बैठकें कितनी हुई संविधान निर्माण तक। तो यहां पर हमें याद रखना है भाई, क्या याद रखना है गुरुजी, तो संविधान निर्माण तक आपके अधिवेशन कितने हुए और आप लोग की यहां पर बैठक कितने दिन चली, अधिवेशन और बैठक कितने दिन तक चली। ये दो प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आप लोगों से पूछेगा क्या लालाओ कि आपकी संविधान सभा की, क्या पूछेगा, संविधान सभा में, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए और कुल यहां पर आपकी बैठक कितनी हुई। तो ये आपके 4 प्रश्न यहां से बनते हैं आप लोग के, क्या अधिवेशन, और पूछेगा आप लोगों से अधिवेशन के अलावा बैठक, अधिवेशन के अलावा बैठक। तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी क्या, कि आपके यहां पर संविधान जो निर्माण है ये तो कब हो गया है, तो आपके 26 नवंबर 1949 को हो गया है। तो ये तब की बात जानना चाह रहा है, और 26 नवंबर 1949 की जब हम लोग बात करें तो याद रखिएगा अधिवेशनों की संख्या हुई थी कितनी, 11। जबकि आपकी बैठकों की बात करें तो यहां पर बैठक हुई थी कितने दिन तक, 165 दिन तक, ठीक। अब देखिए संविधान सभा में कुल पूछा है इसने, तो अधिवेशन कितनी हुई, टोटल 12 याद रखना है,
बैठकें कितनी हुई 166। कैसे गुरुजी? तो भैया अंतिम अधिवेशन हुआ था आप लोग की कितनी तारीख के दिन? 24 जनवरी, जबकि संविधान निर्माण पहले हो चुका है नवंबर को ही, इसलिए ये एक एक जो लास्ट के हैं उनको काउंट नहीं करते। लेकिन जिस दिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया वह हमारा विद्यार्थी कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी एक्सपर्ट बिल्कुल क्लियर आप लोग को यहाँ पर करेगा। तो याद रखिएगा, यहां पर जब हम लोग बात करें तो पहला जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण, कहां तक की बात कर रहा है? निर्माण की। निर्माण के दौरान इसने कुल कितने? 12 सत्र। अरे गुरुजी गलत है ना, अभी तो बताया 11 सत्र। अगर 11 सत्र होता तो बात सही होती। इसकी बैठक 165 दिन तक, बिल्कुल सही है कि भाई संविधान निर्माण तक 165 बैठक हुई है, 166 भी तो लास्ट है। पहला सत्र 9 दिसंबर को 1947 के दिन, बिल्कुल 9 दिसंबर 1947 को पहला सत्र आप लोग का, ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। अरे गुरुजी 9 दिसंबर, अरे याद है गुरुजी, हमें भूल थोड़ी सकते हैं। 9 दिसंबर 1947 नहीं 46 को प्रारंभ हुआ था, 46 को प्रारंभ हुआ था। और कहां पर प्रारंभ हुआ था? याद है कि भूल गए? तो आपके 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ हुआ आप लोग की कहां पर? जो वर्तमान में संसद का केंद्रीय हॉल है, यहां पर आप लोग की क्या हुआ था लालाओ? आप लोग के यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया? गलत। ये वाला भी क्या हो गया? गलत। केवल और केवल आपका दूसरा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। क्या ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में तो गुरुजी है ही नहीं। तो असत्य कथन कौन से? यहाँ पर क्या तीनों कथन गलत है? अगर ये बात कर रहा है संविधान निर्माण तक की, तो ये भी गलत हम लोग स्टेटमेंट कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये अगर क्या पूछे संविधान निर्माण तक, तो इसको लिख दो यहाँ पर कि भाई इसमें निर्माण तक पूछा है, तो ये भी निर्माण तक की बात कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? गलत, क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग के टोटल अगर पूछ रहा है तो कितनी हुई है? 166। यहाँ पर इसकी बैठकें 166 दिन तक चली, यानी कि स्पष्ट रूप से दिया नहीं। निर्माण देता तो सही होती बात, लेकिन निर्माण तो दिया ही नहीं। अब निर्माण नहीं दिया तो कम पूरा मानना है, और पूरा मानते तो 166 दिन आता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहलाएंगे? आपकी गलत कहलाएंगे भाई। बात समझ में आ गई? मैंने पूरी चीज आपको समझाई इधर, तब जाके बोला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तो स्पष्ट गलत दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, ये तो गलत है ही। अब यहाँ पर डाउट होता है कि हम 165 करें या 166 करें। अगर ऑप्शन में दिया होता कि 165 सही है, एक ही ऑप्शन दिया होता, तो वहां पर यह आंसर सही हो जाता। लेकिन यहां इसने कुछ नहीं बोला, तो इसकी बैठकें हम लोग मानेंगे यहां पर कब तक? कि टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल की बात कर रहा है तो गलत है, क्योंकि टोटल में तो 166 आएगा। ठीक है, अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब कब आपके सत्र हुए हैं आपके। तो याद रखिएगा, पहला सत्र स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर से लेकर आप लोग के 23 दिसंबर 1946 तक। दूसरा सत्र हुआ 20 से लेकर 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र हुआ 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। चौथा सत्र हुआ 14 से 31 जुलाई। पांचवा सत्र हुआ 14 से 30 अगस्त। छठा सत्र हुआ आप लोग के 27 जनवरी 1948। वही बात करें सातवां सत्र 4 जनवरी 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र 16 मई से लेकर 16 जून 1949। नवा सत्र 30 जुलाई 18 सितंबर। आप लोग के 10वां सत्र 6 से 16। 11वां आपकी 14 से 26। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके 26 नवंबर को अंतिम आप लोग के यहाँ पर हो गया था 11वां सत्र। लेकिन 12वां जो सत्र है, ये 12वां सत्र आप लोग के कब होता है? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी के दिन। कब होता है? 24 जनवरी के दिन। बात क्लियर? चलो भाई, एक दो प्रश्न है उनको और देखिए। यहाँ पर प्रश्न है आप लोग का क्या, कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। अब देखो, संविधान को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट तो आप लोग के सामने आ गया। एक प्रश्न ये भी आता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा। कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा। कांग्रेस ही संविधान सभा। संविधान सभा ऐसा किसके द्वारा कहा गया? संविधान सभा। एक प्रश्न तो यह आता है। एक प्रश्न आता है कि जो हमारी यहां पर आपकी संविधान सभा है, ये तो केवल एक बड़े समुदाय का ही क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा? संविधान सभा तो संविधान सभा केवल एक बड़े समुदाय का, केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? ठीक, एक प्रश्न आ जाएगा आप लोग की कि जो कांग्रेस है वो तो केवल हिंदुओं का, सॉरी, जो आपकी कौन संविधान सभा है, संविधान सभा, संविधान सभा तो केवल क्या है, हिंदुओं का एक निकाय है, हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो यहां पर इस प्रकार के आप लोग के बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें आप लोग के इस प्रश्न की कि ऐसा किसने कहा कि आप लोग के यहाँ पर संविधान संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, ऐसा कहा गया किसके द्वारा? केसी वेहर के द्वारा। जबकि कहा जाए कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा, ये कहा था आप लोग किसके द्वारा? तो ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। वहीं बात करें संविधान केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ये ब्रिटिश पीएम हुआ करता था विंस्टन चर्चिल, उसके द्वारा कहा गया, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, चर्चिल, याद रहेगा। अगर पूछे कि संविधान सभा तो केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा यहां पर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट, याद रखना विस्काउंट के द्वारा ऐसा कहा गया था भाई। चलो आगे आओ, अगली बात करें। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? आखिरी प्रश्न के बाद एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा और आप लोग उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। यहां पर बात करें उद्देशिका की, तो उद्देशिका आप लोग की रखी गई थी कब गुरुजी? तो याद होगा 13 दिसंबर 1946 के दिन। ये यहां पर आप लोग की जो इंपॉर्टेंट तीसरी बैठक थी, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को रखा था, ठीक है। इसके बाद यही उद्देशिका आपकी 22 जनवरी और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार भी कर ली गई थी। क्या कर ली गई थी? स्वीकार। और यही आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना। और इसमें संशोधन किया, एकमात्र संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन किया गया है। और एकमात्र संशोधन करके यहां पर आप लोग की क्या किया? 3 नए शब्द जोड़े थे। और कब किया गया? 42वें नंबर का संविधान संशोधन किया 1976 में। और कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, कल भी मैंने बात की थी यानी कि लास्ट सेशन में, समाजवादी। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, कौन सा? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता के अलावा हम लोगों ने एक शब्द और जोड़ा आप लोग की अखंडता। कौन सा शब्द? अखंडता। तो ये सारे शब्द आप लोग के यहां पर जोड़े गए थे। आखिरी प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, और आखिरी प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक क्या कहा जाता है? अब ये भी कोई बताने वाली बात है क्या भाई? तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं किसको? भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न तो ये है, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जनक और जननी भीमराव अंबेडकर है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा केवी राव के द्वारा। किसके द्वारा? केवी राव। और केवी राव ने यहां पर अंबेडकर जी को, किसको? अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी को क्या कहा है लालाओ? तो अंबेडकर जी को संविधान सभा का, सॉरी किसका? संविधान का जनक व जननी दोनों कहा है। संविधान का जनक व जननी, जनक व जननी दोनों कहा है भाई, जनक व जननी दोनों कहा है, ठीक है। क्या बात? दोनों कहा है। तो ये तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। साथ ही हम लोग देखिए यहाँ पर, तो आप लोगों को एक चित्र यहाँ पर नजर आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर कुछ आप लोग के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय जो संविधान है, इसकी कॉपियां इनके हाथों में है, कॉपियां इनके हाथों में है। दिख रहा है ये प्रश्न? और यहीं से आप लोग के एक बार एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पर हमारा विद्यार्थी उस प्रश्न को देखकर कंफ्यूजन में चला जाता है। देखते हैं आप लोग यहाँ पर जाते हो कि नहीं जाते हो। मैं इंतजार करूंगा आप लोग के आंसर का कि यहाँ पर संविधान की प्रथम जो फोटोकॉपियां हैं, जो प्रतियां हैं, ये किस प्रिंटिंग प्रेस से निकलवाई गई थी? कौन से प्रिंटिंग प्रेस से निकलवाई गई थी? ये आंसर करोगे आप लोग। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर करते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अगर चीजें अच्छी लगे तो यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छी लगे तो अन्यों के साथ यहाँ पर क्या कर देना है? शेयर कर देना है।
लालाओ मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, आज भी आप लोगों से कह रहा हूँ, अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग की जो चीज़ें दी जा रही है आप लोग को, ये आप कंटेंट देखो अच्छे से और लगे कि वास्तव में यहाँ पर चीज़ें दी जाती है, तो हम लोगों के साथ लगातार जुड़ जाइएगा। साथ ही आप लोग की यहाँ पर एसएससी एक्सपर्ट चैनल के ऊपर जो आपको टीम दिखाई दे रही है, भाई साहब एक नंबर टीम है। चाहे आप लोग रोहित सर को देखो कि यहाँ पर किस प्रकार का करंट अफेयर्स आप लोग को दे रहे हैं, सतपाल सर रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग को कंटेंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। साथ ही बात करें हमारी जो प्रियंका मैम है, जो आप लोग की स्टैटिक जी की लेकर आती है, आप लोग की यहाँ पर साइंस वाली मैम, सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक, और आपकी आशीष सर का तो कहना ही क्या है, ये तो आप लोग खुद समझते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो बस आपसे आशाएं करेंगे कि चीजें अच्छी लगेंगी तो आप लोग शेयर कर देंगे बिना कहे हुए। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने घर वालों की यहाँ पर सपनों को साकार करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।